हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। ये चैप्टर हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लास्ट टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीएसटी। वैसे तो जीएसटी के बारे में आप वाकिफ होंगे, पहले भी मैं चैप्टर्स में आपको जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ एंड जीएसटी के बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि जीएसटी क्या है। टैक्स का नाम है, ठीक है। एक टैक्स रिफॉर्म है जो हमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा टैक्स रिफॉर्म साबित हुआ, ठीक है। आया समझ में? चलिए, तो हम आज की इस वीडियो में क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में अच्छे से इलैबोरेट तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या दे के रखा है? जीएसटी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स दैट हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। सबसे पहले तो अगर हम बात करें जीएसटी, जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, तो ये जो टैक्स है वो क्या है? वो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है ये? कौन सा टैक्स है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इसे इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि दो तरीके के टैक्स होते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, वो समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। टैक्सेस जो है वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो जो होता है डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वाला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं ना, तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लग जाता है, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जो इंडिविजुअल इनकम पे लगता है, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। आपकी अगर इनकम जो है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो एक होता है इनकम, जो डायरेक्टली इनकम टैक्स, जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है, ठीक है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हो, तो आपको सैलरी मिलती है, आपकी इनकम पे वो टैक्स लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या हो? बिजनेसमैन हो, तो आपके ऊपर क्या लगेगा? कॉर्पोरेट टैक्स। ये भी डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी डायरेक्टली किस पे लगता है? जो कॉर्पोरेट ने रेवेन्यू जनरेट किया होता है उस पे लग जाता है, ठीक है। आया समझ में? वहीं पर अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली हमारी इनकम पे नहीं लगते, लेकिन हमारी इनकम को अफेक्ट जरूर करते हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि आप कोई भी मार्केट से सामान खरीदने जाते हो, तो सपोज कीजिए आप मैगी खरीदने गए, वो जो मैगी है, वो जो मैगी का पैकेट है ना, वो आपको पड़ा 10 रुपए में, बट एक्चुअल में उसकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपए नहीं थी, उसकी कॉस्ट थी ₹9। तो 10 रुपए आपको क्यों पे करने पड़े शॉपकीपर को? क्योंकि ₹1 जो है वो क्या लगा है? वो लगा है टैक्स, जो कि शॉपकीपर ने जाके गवर्नमेंट को पे किया है, ठीक है। तो इन टोटल आपको पे कितना करना पड़ा? ₹10 पे करना पड़ा, ठीक है। आया समझ में? और ये जो टैक्सेस हैं वो इनडायरेक्टली आपको गवर्नमेंट को देने होते हैं, इनडायरेक्टली आप पे करते हो, इसलिए ऐसे टैक्सेस को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आया समझ में? तो गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेकर आई, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये जो टैक्स है ये गुड्स पे लगते हैं एंड जो सर्विसेज हम अवेल करते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उस पे भी ये टैक्स लगते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए, तो यहां पर मैं लिख देती हूं इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, क्या देके रखा है? द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। बोला जा रहा है ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है ये पार्लियामेंट में किस डेट को पास हुआ? 29 मार्च 2017 में ये पार्लियामेंट में पास हुआ, ठीक है।
द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। फिर बोला जा रहा है ये पास तो 29 मार्च को हुआ था, लेकिन लागू कब से हुआ? ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017। ठीक है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। क्या बोला जा रहा है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव भी है एंड मल्टी स्टेज भी है। ठीक है। एंड उसके बाद इसे हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं, जो कि वैल्यू एडिशन पे लग जाता है। ठीक है। अब इन सभी चीजों का मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब ये गुड्स पे भी लगता है एंड सारे सर्विसेज पे भी लगता है। ऐसा नहीं है गुड्स के लिए अलग टैक्स बनाया गया है एंड सर्विसेज के लिए अलग टैक्स बनाया गया है। ठीक है। तो एक ही टैक्स है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। नेक्स्ट उसके बाद मल्टी स्टेज की बात हो रही है। तो आपको पता होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। कैसे? सबसे पहले तो रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल को जो फैक्ट्री है वो फिनिश्ड गुड्स बनाती है। ठीक है। उस फिनिश्ड गुड को क्या होता है, होलसेलर ले जाता है, फिर होलसेलर जो है वो रिटेलर को दे देता है, फिर रिटेलर शॉपकीपर को दे देता है एंड शॉपकीपर जो है फाइनली कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट दे देता है। तो अलग अलग स्टेजेस से एक जो प्रोडक्ट है पास होके जाता है, जिस वजह से उसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है। कैसे बढ़ती है वो हम एक एग्जाम्पल के साथ यहां पर समझते हैं। ठीक है। आया समझ में? सपोज कीजिए कि फार्मर है। ठीक है। फार्मर ने क्या किया? फार्मर ने वीट उगाया। ठीक है। अब ये जो वीट है इस फार्मर ने किसे दे दिया? एक फैक्ट्री को दे दिया। ठीक है। जिसमें क्या हुआ, ये जो वीट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लोर में कन्वर्ट हो गया, आटे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। इस फैक्ट्री ने क्या किया? वीट को फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। देन उसके बाद इस फैक्ट्री वाले ने क्या किया? ये जो फ्लोर है वो जाकर किसको दे दिया? ये जो फ्लोर है वो जाकर दे दिया बेकर को। एक बेकरी शॉप है उसको जाके दे दिया। ठीक है। तो उसने क्या किया? ये इस फ्लोर से क्या बनाया? इस फ्लोर से बेकरी शॉप वाले ने बना दिया एक केक। ठीक है। आया समझ में? फिर उसके बाद इस बेकर ने क्या किया? फाइनली कंज्यूमर को अपना केक दे दिया। ठीक है। आया समझ में? तो ये केक जो है वो कंज्यूमर के पास पहुंच गया। अब यहां पर आप समझिए कि जब फार्मर ने वीट उगाया था ना, तो फार्मर ने फैक्ट्री वालों को वो वीट दिया, तो कितने में दिया? इस फैक्ट्री वाले ने फार्मर को कितने पैसे पे किए? इस फैक्ट्री वाले ने फार्मर को ₹500 इस वीट के लिए पे किए। ठीक है। आया समझ में? अब फिर क्या हुआ? ये वीट जो है वो फैक्ट्री के पास आ गया। फिर फैक्ट्री वाले ने मेहनत करी, वीट को किस में कन्वर्ट किया? फ्लोर में कन्वर्ट किया। सॉरी। तो अब क्या हुआ? अब ये जो फ्लोर है वो बेकरी शॉप वाला ले गया। ठीक है। आया समझ में? तो इस बेकरी शॉप वाले ने फैक्ट्री वाले को कितना पैसा पे किया होगा? क्या 500 ही किया होगा जितने का वीट था? नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि फैक्ट्री वालों ने क्या करा है? इस वीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया है, उसके लिए लेबर्स लगे हैं, मशीन्स लगी है, उसने मेहनत करी है। तो अब ये जो फैक्ट्री वाला है वो बेकरी शॉप को ये जो फ्लोर है, ये जो आटा है वो 500 में ना देकर कितने में देगा? ₹800 में दे देगा। कितने में दे देगा? ₹800 में। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इस बेकरी शॉप वाले ने ये आटा खरीदने के लिए कितने पैसे पे करे होंगे? ₹800 पे करे होंगे। ठीक है। क्लियर हुआ? अब ये जो फ्लोर है वो बेकरी शॉप वाले के पास आ गया। अब बेकरी शॉप वाले ने क्या किया? इस पे मेहनत करी एंड उससे क्या बनाया? इस आटे से बनाया एक केक। ठीक है। एंड ये केक जाके उसने किसको दे दिया? कंज्यूमर को दे दिया। ठीक है। तो अब ये जो कंज्यूमर है क्या वो 800 रुपए बेकरी वाले को पे करेगा? नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि बेकरी वाले ने तो 800 रुपए आटे के लिए पे किए थे एंड उसके बाद उसने और मेहनत करी एंड उससे केक बनाया, तो वो चार्जेस तो ऐड करेगा ही। तो ये जो केक है बेकरी शॉप वाले ने कंज्यूमर को कितने में दिया? ₹1000 में।
इसका मतलब क्या है, जो कंज्यूमर है उसने क्या किया है, उसने बेकरी शॉप वाले को ₹1000 पे किए हैं, वो भी केक के लिए। ठीक है, आया समझ में? तो आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि हर एक स्टेज में क्या देख पा रहे हैं हम, हर एक स्टेज में एक वैल्यू ऐड हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ₹300 ऐड हुए तब जाके ₹800 बने, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ₹200 ऐड हुए तब जाके ₹1000 बने। ठीक है, आया समझ में? तो बोला ये जा रहा है, हमें ये बोला जा रहा है कि जो जीएसटी लगता है ना, वो किस पे लगता है, वैल्यू एडेड पे लगता है। 300 पे लगेगा, 200 पे लगेगा। ठीक है, किस पे लगता है, वैल्यू एडेड पे लगता है। जैसे कि पहले जो जीएसटी लगा होगा वो 500 पे लगा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फैक्ट्री वाले ने जब फ्लोर को किसको बेचा होगा, बेकरी शॉप वाले को, तो उसने बेकरी शॉप वाले से कितने पैसे लिए होंगे, 800 रुपए लिए होंगे। तो अब इस 800 पे बेकरी शॉप वाला जीएसटी पे नहीं करेगा, बल्कि किस पे करेगा, 300 पे करेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि 500 रुपए पे तो पहले पे हो चुका है जीएसटी, जो कि फैक्ट्री वाले ने फार्मर को किया था। ठीक है, आया समझ में? देन उसके बाद जब कंज्यूमर बेकरी शॉप वाले को पैसे पे करता है, तो वो भी किस पे करता है, वैल्यू एडिशन पे 200 पे करता है, ना कि 800 रुपए पे करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 300 पे तो बेकरी शॉप वाले ने फैक्ट्री को पे कर दिया था। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए कि अलग अलग स्टेजेस से पास होकर जो प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर को मिलता है ना, वो चार्जेस ऐड करके मिलता है। ठीक है, तो ये जो जीएसटी है ना, वो वैल्यू एडिशन पे लगता है। ठीक है, आया समझ में? अब आप ये मत समझिए कि जो जीएसटी है वो फैक्ट्री वाला पे कर रहा है या बेकरी शॉप वाला पे कर रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये लोग क्या है, ये लोग प्रोड्यूसर हैं, ये खुद कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये कस्टमर नहीं है। फाइनल कस्टमर तो ये है जिसने केक खरीदा। ठीक है, तो जो जीएसटी है वो फाइनल कंज्यूमर ही पे करता है। ये लोग जो है वो पे जरूर करते हैं। ठीक है, ये लोग जीएसटी पे करते हैं, लेकिन जब उनके पास वापस आगे बेचने पर पैसा आता है ना, तो जो जीएसटी उन्होंने पे किया होता है समय पर, वो उसे अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, जीएसटी जो है वो सप्लायर, सेलर, प्रोड्यूसर पे नहीं करते हैं। जीएसटी कौन पे करता है, जीएसटी फाइनल कंज्यूमर ही पे करता है। इतना ध्यान में रखना। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हुआ ना? चलिए, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्या मैंने समझाया, कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज टैक्स है एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है कि फाइनल डेस्टिनेशन कौन है, फाइनल कंज्यूमर है। ठीक है, फाइनली जीएसटी जो है वो कौन पे करता है, फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, आया समझ में? एंड दैट इज लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब समझाया मैंने कि सिर्फ और सिर्फ जीएसटी वैल्यू एडिशन पे ही लगता है। ठीक है, आया समझ में? अगर सपोज कीजिए कि जीएसटी रेट कितना है, जीएसटी रेट 10% है। कितना है जीएसटी रेट, 10%। ठीक है, तो यहां पर 500 रुपए पे जब फैक्ट्री वाला 10% जीएसटी पे करेगा, तो उसको वीट कितने का मिल जाएगा, 550 पे। ठीक है, फिर उसने क्या किया, अपने चार्जेस ऐड करे, क्योंकि उसने वीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया, तो 550 प्लस 300 हो जाएगा। ठीक है, 550 प्लस 300 नहीं होगा, क्योंकि 50 रुपीज तो उसने जीएसटी पे करे, मेन उसका दाम कितना था, 500 था, तो 500 प्लस 300 हो जाएगा, तो कितना होगा, ₹800। ठीक है, आया समझ में? तो यहां पर जब बेकरी शॉप वाला फ्लोर फैक्ट्री वाले से लेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको 800 पे 10% जीएसटी देकर ₹80 जीएसटी पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि 50 रुपीज तो ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया था फैक्ट्री वाले ने फार्मर को, तो अगेन जो है वो बेकरी शॉप वाला फैक्ट्री को क्यों ₹80 पे करेगा, वो कितना पे करेगा, जो 300 जो वैल्यू ऐड हुई है उस पे जो 10% जीएसटी है, जिसकी वैल्यू क्या निकल रही है, ₹30। तो ये जो जीएसटी है ये वैल्यू एडिशन पे 300 पे ₹30 पे हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में?
तो इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी है एंड वैल्यू एडिशन पे ही लगता है, ठीक है। आया समझ में। जीएसटी हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। बोला जा रहा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पर, मतलब आजादी के बाद जो जीएसटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म माना गया, ठीक है। आया समझ में। अब ऐसा क्यों है वो आप सोच रहे होंगे, इसको सबसे इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म क्यों माना गया है, क्योंकि जीएसटी से पहले काफी सारे टैक्सेस लगते थे, ठीक है, जिस वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस काफी बढ़ जाती थी एंड इनफैक्ट टैक्स लगाने का तरीका भी गवर्नमेंट का सही नहीं था। क्यों ऐसा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 50 रुपीज फैक्ट्री वाले ने फार्मर को पे कर दिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम ₹800 पे टैक्स लगाते हैं तो दोबारा से 50 रुपए जो बेकरी वाला है वो फैक्ट्री वाले को पे कर देगा। 30 रुपीज तो पे कर ही रहा है एंड साथ में जो 50 रुपए ऑलरेडी पे हो चुके हैं उसके मतलब वो टैक्स भी जो बेकरी वाला है वो फैक्ट्री वाले को पे कर रहा होता अगर वो इस हिसाब से चल रहा होता, ठीक है। आया समझ में। तो पहले क्या होता था, पहले यही गड़बड़ होती थी। पहले क्या होता था कि हर एक स्टेज में वैल्यू एडिशन पे टैक्स नहीं लगता था, 300 200 वैल्यू एडिशन पे नहीं लगता था, बल्कि 500 800 1000 इस पे टैक्स लगता था, ठीक है। जिस वजह से टैक्स के ऊपर और टैक्स लग जाता था और जो टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका होता था उसके ऊपर वापस से वो पे कर देते थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता था, जो प्राइस रहता था प्रोडक्ट का वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता था कस्टमर तक आने पर, मतलब कस्टमर तक पहुंचने तक प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती थी, ठीक है। आया समझ में। चलिए, तो इसलिए बोला जाता है कि जो जीएसटी है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म माना गया, वो भी आजादी के बाद, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए, फिर उसके बाद क्या देके रखा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड जीएसटी फॉलोइंग द क्रेडो ऑफ वन नेशन वन टैक्स एंड वांटिंग अ यूनिफाइड मार्केट इन ऑर्डर टू इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य था कि एक नेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स हो, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्सेस लग जाते थे। एक का नाम वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वो लग जाता था, एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी, सेल्स टैक्स लगता था सॉरी। तो बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, गुड्स के ऊपर अलग लगते थे, सर्विसेज के ऊपर अलग लगते थे, जिस वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है काफी ज्यादा बढ़ जाती थी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी लाने के बाद उन्होंने एक नेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स रख दिया जिसका नाम है जीएसटी, ठीक है। जिस वजह से पूरी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बड़े ही स्मूथली फ्लो होते थे, ठीक है। आया समझ में। चलिए, नेक्स्ट क्या है, टैक्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ग्रोथ ऑल्सो पेज अ की रोल इन मेकिंग द स्टेट अकाउंटेबल टू इट्स टैक्स पेयर्स। क्या बोला जा रहा है कि जो टैक्स है ना, कौन सा टैक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जीएसटी, ये एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए क्या था, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी टैक्स लगता था वो डायरेक्टली किसके पास जाता था, गवर्नमेंट के पास जाता था। तो गवर्नमेंट के पास क्या जनरेट होता था, रेवेन्यू जनरेट होता था, ठीक है, पैसे आते थे। तो उस पैसों का गवर्नमेंट क्या करती थी, वो क्या करती थी, हमारी इंडिया की ग्रोथ के लिए या इंडिया के सिटीजन्स की ग्रोथ के लिए ही उन पैसों को लगाती थी, ठीक है। आया समझ में। तो इसलिए यहाँ पर ग्रोथ वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हम कंज्यूमर्स जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं एंड इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट जो है हमारी ही भलाई के लिए उन पैसों का इस्तेमाल कर रही है। मतलब यहाँ पर जो स्टेट वर्ड यूज हो रहा है ना, स्टेट वर्ड मतलब क्या है, गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स पेयर्स को, टैक्स पेयर मतलब कंज्यूमर्स, उनको अकाउंटेबल थी। अकाउंटेबल मतलब जो टैक्स वो उनसे लेती थी उनकी भरपाई भी वो कर देती थी, ठीक है। मतलब वो उनको जवाब देती थी कि आपका जो टैक्स का पैसा है हम खुद अपनी जेब में नहीं डाल रहे हैं बल्कि आपकी भलाई के लिए ही लगा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। चलिए,
नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव टैक्सेशन इंश्योर्स दैट पब्लिक फंड आर इफेक्टिवली एम्प्लॉयड इन फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगेन वही चीज बोली जा रही है, जो इफेक्टिव टैक्सेशन है, ठीक है, जो टैक्सेस लेने का एक इफेक्टिव तरीका निकाला गया, जीएसटी को लॉन्च किया गया, जीएसटी को इनेबल किया गया, उससे क्या इंश्योर हो रहा था कि जो पब्लिक फंड है, जो पब्लिक का पैसा है, वो सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही लगाया जा रहा है, जिस वजह से हमारी कंट्री का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, among other benefits GST is expected to improve the ease of doing business in tax compliance, reduce the tax burden by eliminating tax on tax, improve tax administration, mitigate tax evasion, broaden the organized segment of the economy and boost टैक्स रेवेन्यूज। क्या बोला जा रहा है कि जीएसटी के बहुत सारे बेनिफिट्स थे सॉरी, उनमें से कुछ बेनिफिट्स हमें यहाँ पे दे के रखे हुए हैं, जैसे कि जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन टैक्स कंप्लायंस। मतलब यहाँ पर जीएसटी आने पर जो बिजनेस है वो स्मूथली चलने लगा एंड इम्प्रूव होने लगा, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से टैक्स कंप्लायंस भी कर रही थी, टैक्स को फॉलो कर रही थी, जीएसटी टाइम टू टाइम पे कर रही थी। देन उसके बाद मतलब बेसिकली बोलना ये चाह रहे हैं कि जीएसटी के आने के बाद जो बिजनेसेस हैं उनमें काफी इंप्रूवमेंट आया। ठीक है, देन उसके बाद रिड्यूस द टैक्स बर्डन बाय एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स। अब जीएसटी आने के बाद जो टैक्स बर्डन था वो भी लोगों का कम हो गया। वो कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले बहुत सारे टैक्सेस थे जिस वजह से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती थी, एंड एक कास्केडिंग इफेक्ट भी होता था। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स, जिस टैक्स को हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुके होते थे तो टैक्स का जो फॉर्मूला था वो सही नहीं था पहले, जीएसटी के आने से पहले, जिस वजह से जो टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जा चुका होता था उसको दोबारा से पे किया जाता था गवर्नमेंट को। ठीक है, आया समझ में? तो वो जो बर्डन था कंज्यूमर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, लोगों के ऊपर, वो भी रिड्यूस हो गया जीएसटी के आने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद जो टैक्स मैनेजमेंट है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इंप्रूव हुआ। फिर उसके बाद जो टैक्स इवेजन है वो भी मिट गया। टैक्स इवेजन मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया, टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी। कुछ लोग टैक्स से बचने के लिए नए नए तरीके निकालते थे, गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं पे करते थे, क्योंकि पहले जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा लगते थे। तो जीएसटी के आने के बाद लोग आराम से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर पा रहे थे, क्योंकि कंपैरेटिवली जीएसटी के आने के बाद टैक्सेस कम हो गए थे। ठीक है, देन उसके बाद ब्रॉडन द ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का जो ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट है, जो अच्छा खासा फैक्टर है, वो भी क्या हो गया, ब्रॉडन हो गया, बढ़ गया। ठीक है, इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिली, और जो टैक्स रेवेन्यूज है उनमें भी बूस्ट देखने को मिला, क्योंकि सब जाके अब गवर्नमेंट को आराम से सीधे तरीके से टैक्स पे कर रहे थे, जिस वजह से टैक्स रेवेन्यूज गवर्नमेंट के पास जनरेट हो रहे थे। एंड फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इंडिया को ही डेवलप करने के लिए, इंडिया के सिटीजन्स की ही भलाई के लिए उन टैक्सेस का यूज कर रही थी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है, जीएसटी हैज रिप्लेस्ड सॉरी जीएसटी हैज रिप्लेस्ड 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोला जा रहा है कि जीएसटी ने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया। मतलब जीएसटी के आने से पहले 17 इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे। आप समझ सकते हो, 17 टैक्सेस। ठीक है, इसलिए तो मैंने आपको बोला कि प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा पहले बढ़ी हुई थी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस ही इतने थे। जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे हम वैट भी बोलते हैं, फिर उसके बाद सर्विस टैक्स अलग लगता था, फिर उसके बाद एक्साइज ड्यूटी अलग लगती थी, फिर उसके बाद सेल्स टैक्स अलग लगता था। तो इस तरीके के बहुत सारे टैक्सेस थे जिसको रिमूव करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी, जो कि गुड्स पे भी लगता था एंड सर्विसेज पे भी लगता था। ठीक है, and 23 cesses of the center and the state, thereby eliminating the need for filling multiple returns and assessment। बोला जा रहा है कि 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस तो थे ही, साथ में 23 सेसेस को भी रिमूव किया गया, जो कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी।
ठीक है। सेसेस मतलब एडिशनल चार्जेस भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पहले जीएसटी के आने से पहले लगाती थी, जिस वजह से बार बार क्या करना पड़ता था, रिटर्न फाइल करना पड़ता था या बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते थे। तो जब ये 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस रिमूव हो गए एंड 23 सेसेस को भी रिमूव कर दिया गया, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी काफी हद तक कम हो गया, ठीक है। सॉरी। देन उसके बाद इट हैज रैशनलाइज्ड द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज अलोंग द सप्लाई चेन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। क्या बोला जा रहा है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर आने तक जो अलग अलग तरीके के पहले टैक्स लगते थे ना, वो रैशनलाइज्ड हो गए, कम हो गए एंड उससे मिलके सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स बन गया जिसका नाम क्या है, जीएसटी। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, जीएसटी इज चार्ज एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन एंड द सप्लायर ऑफसेट्स द लेवी ऑफ इनपुट इन द प्रीवियस स्टेज ऑफ वैल्यू चेन थ्रू द टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। अब पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को रीड आउट कर देते हैं, फिर इसको हम किसके साथ समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ऐसे नॉर्मली आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, जो जीएसटी है वो हर एक स्टेज पे लगता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे। वैल्यू एडिशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने वही समझाया, ठीक है। जीएसटी किस पे लगता है, सिर्फ वैल्यू एडिशन पे, जैसे कि 300, 200, ठीक है, समझ में आया? चलिए देन उसके बाद the last dealer in the supply chain passes on the added GST to the consumer, making GST a destination based consumption tax। ये भी मैं समझा चुकी हूं कि जो सबसे लास्ट डीलर होता है ना, लास्ट डीलर मतलब अगर हम इस एग्जांपल को ही पकड़ के चले तो सबसे लास्ट डीलर कौन था, बेकर जिसने फाइनली केक बना के किसको दे दिया, कंज्यूमर। तो ये जो लास्ट डीलर है ना, ये जीएसटी का भार किसको दे देता है, कंज्यूमर को। एंड फाइनली जो जीएसटी है वो कौन पे करता है, कंज्यूमर ही पे करता है, ठीक है, आया समझ में? इसलिए बोला जाता है जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है, जो कि फाइनली कौन पे करता है, कंज्यूमर, ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, द प्रोविजन ऑफ अवेलिंग इनपुट क्रेडिट एट ईच स्टेज ऑफ द वैल्यू चेन हेल्प्स इन अवॉइडिंग द कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स ऑन टैक्स अंडर जीएसटी विच इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एंड बेनिफिट कंज्यूमर। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कास्केडिंग इफेक्ट जो कि जीएसटी आने से पहले होता था, जिसको हम टैक्स ऑन टैक्स भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल ही आपको दे दिया कि सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही, जीएसटी के आने के बाद सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स पे किया जाता है। लेकिन उससे पहले क्या होता था, कास्केडिंग इफेक्ट होता था, टैक्स के ऊपर लोग और टैक्स पे कर देते थे गवर्नमेंट को। जैसे कि 800 रुपए के ऊपर अगर पे करो तो 80 रुपए पे कर रहे हैं, जिसमें से 50 रुपए तो पहले भी कर चुके हैं लेकिन फिर से पे कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स पे करने के बावजूद भी टैक्स के ऊपर और टैक्स लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है, आया समझ में? चलिए तो यहां पर बोला जा रहा है कि जीएसटी के आने के बाद ये जो कास्केडिंग इफेक्ट पहले देखने को मिलता था वो हट गया एंड जो कमोडिटीज के प्राइजेस थे, मतलब जो गुड्स के प्राइस थे वो भी रिड्यूस हो गए एंड इससे किसको बेनिफिट हो रहा था, कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा था, ठीक है, क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखने को मिल रही होंगी जिसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, इतने डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि इनपुट क्रेडिट बोला जा रहा है कि जो हमें वैल्यू चेन, जो गुड्स पास हो रहे थे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, फिर फाइनली जाके कंज्यूमर को मिल रहे थे, तो ये जो अलग अलग स्टेजेस हमें देखने को मिल रही थी ना, जिसमें क्या हो रहा था, प्रोड्यूसर एक को दे रहा है, मतलब प्रोड्यूसर होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर रिटेलर को दे रहा है प्रोडक्ट, रिटेलर किसको दे रहा है, रिटेलर जाके कंज्यूमर को दे रहा है। तो इन स्टेजेस में क्या हो रहा था, इन स्टेजेस में जो इनपुट क्रेडिट है वो सप्लायर, वो प्रोड्यूसर, रिटेलर, होलसेलर कुछ भी बोल सकते हैं, वो अपने पास रख लेते थे। क्या मतलब है इसका, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, जैसे कि फैक्ट्री हो गया, ठीक है, फैक्ट्री वाला हो गया, उसने प्रोडक्ट बना के होलसेलर को दिया, होलसेलर ने किसको दिया, रिटेलर को,
रिटेलर ने किसको दे दिया? कंज्यूमर को। ठीक है, हम समझते हैं कि ये 4 स्टेजेस है। ठीक है, प्रोडक्ट हम क्या ले लें, बताइए क्या ले लें? प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे मैगी। ठीक है, मैगी ले लेते हैं। ठीक है, ये मैगी पहले पहुंची होलसेलर के पास, फिर पहुंची रिटेलर के पास, फिर पहुंची फाइनली कंज्यूमर के पास। ठीक है, तो फैक्ट्री में जब मैगी बनी तो कितने की थी? ₹5 की। ठीक है, आया समझ में? या हम कर देते हैं ₹50 की। ठीक है, मतलब होलसेलर ने जब फैक्ट्री से मैगी को खरीदा तो उसको कितने की पड़ी? ₹50। ठीक है, फिर होलसेलर ने पैकेजिंग वगैरह किया या अपने पास रखा या स्टोर किया, उसका अलग चार्जेस मिलाकर जब होलसेलर ने रिटेलर को ये मैगी दी, या हम बोल सकते हैं रिटेलर ने जब होलसेलर से मैगी खरीदी तो उसने कितना पे किया? होलसेलर को ₹60 पे किया। ठीक है, आया समझ में? फिर कंज्यूमर जब रिटेलर के पास आया ये मैगी खरीदने, तो रिटेलर ने एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए। ठीक है, क्योंकि है तो ये कौन है? ये सेल करने वाले, ये लोग सेलर्स हैं। ठीक है, ना कि कंज्यूमर्स। एंड जीएसटी फाइनली पे कौन करता है? कंज्यूमर पे करता है। ठीक है, तो जब कंज्यूमर ने रिटेलर को पैसे दिए तो उसने कितने पैसे दिए? ₹70। इसका मतलब क्या है? रिटेलर ने और ऐड कर दिया, और चार्जेस ऐड कर दिए, वैल्यू ऐड कर दिया, एंड उसके बाद कंज्यूमर को वो मैगी बेच दी। कितने में? 70 में। ठीक है, आया समझ में? तो आप देख सकते हो यहां पर भी ₹10 ऐड हो रहे हैं, एंड यहां पर भी सॉरी ₹10 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि पहले तो क्या हुआ, जब होलसेलर ने फैक्ट्री वाले से मैगी खरीदी तो उसने ₹50 पे क्या किया? ₹50 पे क्या पे किया? ₹50 पे जीएसटी पे किया। ठीक है, आया समझ में? हम मानते हैं कि जीएसटी उसने कितना पे किया? जीएसटी उसने पे कर दिया होगा यहाँ पे 2%। कितना हम ले रहे हैं? 2%। ठीक है, तो ₹50 का जब हम 2% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। देन उसके बाद यहां पर आ जाएगा 0.10। ठीक है, इसका मतलब क्या है? होलसेलर ने फैक्ट्री वाले को कितना जीएसटी पे किया है? इस मैगी के ऊपर ₹0.10 पे किया है। ठीक है, तो जिसे हम ऐड करेंगे तो ₹50 प्लस ₹0.10, तो मिलाकर क्या हो जाएगा? ₹50.10 इतना हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो मैगी के लिए होलसेलर ने फैक्ट्री वाले को कितना पे किया है? इतना पैसा पे किया है। ठीक है, क्लियर हुआ? और ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है जीएसटी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब उसके बाद क्या हुआ? इस होलसेलर ने रिटेलर को बेच दिया। क्या बेच दिया? मैगी बेच दी। ठीक है, एंड उसने क्या किया? इस ₹50 में अपने भी चार्जेस मिलाए ₹10 एंड ₹60 की मैगी जो है वो रिटेलर को बेच दी। ठीक है, इतना आया समझ में? अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर रिटेलर ने पूरे ₹70 के ऊपर सॉरी पूरे ₹60 के ऊपर, पूरे ₹60 के ऊपर जीएसटी पे किया होगा। किसको पे किया होगा? होलसेलर को। ठीक है, तो मतलब कितना पे करना पड़ा होगा? ₹60 का अगर हम 2% निकालते हैं तो 0.12 आता है। ठीक है, इतने रुपीस जीएसटी पे करने पड़े होंगे। तो अगर हम ₹60 में ₹0.12 ऐड करते हैं तो इन टोटल देखिए कितना रुपीस पे करना पड़ा रिटेलर को, होलसेलर को इतना पैसा पे करना पड़ा, जिसमें जीएसटी जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, आया समझ में? अब हम क्या देख चुके हैं? हम देख चुके हैं कि ₹50 के ऊपर तो ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया था। किसने पे किया था? होलसेलर ने फैक्ट्री वाले को। तो इन एडिशन अगर हम देखें तो रिटेलर को तो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर होलसेलर ने फैक्ट्री वाले को कितना पे कर दिया था? जीएसटी इतना पे कर दिया था जो गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है।
और मैंने आपको क्या बताया कि जीएसटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही पे किया जाता है। मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ जीएसटी किस पे पे होना चाहिए था, जो वैल्यू एडिशन है 10 रुपए उस पे होना चाहिए था। तो 10 रुपए का 2% जो है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी रेट कितना है 2%, तो 10 रुपए का 2% हो जाता इतना। मतलब अभी जो रिटेलर है उसको सिर्फ वैल्यू एडिशन के अनुसार इतना ही जीएसटी पे करना था, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि उसने पे कितना किया, इतना किया। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम ये वाली बात माननी है या ये वाली बात माननी है। तो सुनो, रिटेलर जो है वो पे तो पूरा 60 रुपीज पे ही करेगा, लेकिन होलसेलर क्या करेगा, यहाँ पे होलसेलर ने यहाँ पर इतना जीएसटी फैक्ट्री वाले को पे कर दिया था, जो आगे जाके फैक्ट्री वाले ने किसको दे दिया, गवर्नमेंट को। मतलब गवर्नमेंट को इतने रुपए तो मिल ही चुके हैं, इतना टैक्स तो मिल ही चुका है। अब गवर्नमेंट को कितना टैक्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतना टैक्स चाहिए, वैल्यू एडिशन का ही जीएसटी चाहिए, वैल्यू एडिशन का ही टैक्स चाहिए। तो अब क्या करेगी, अब ये होलसेलर क्या करेगा, जब रिटेलर ने इसको पूरे इतने पैसे दे दिए ना, इतने पैसे दे दिए 0.12, ठीक है, तो उसमें से क्या करेगा, जो ये फैक्ट्री वाले को जीएसटी पे किया था इतना, वो अपने पास रख लेगा, ठीक है। एंड इतना जो वैल्यू एडिशन पे टैक्स पे होना चाहिए गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट को जाके दे देगा, ठीक है। क्लियर हुआ, जो रिटेलर है वो प्रॉपर इतना ही जीएसटी पे करेगा, लेकिन होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर ने तो इतना ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुका है, तो अब वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन का टैक्स मतलब ₹0.02 रुपीज ही किसको देगा, गवर्नमेंट को जाके देगा। एंड जो उसने जीएसटी पे किया था 50 रुपीज पे, जो कि इतना था, वो अपने पास रख लेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जीएसटी का बर्डन सिर्फ और सिर्फ किस पे आता है, कंज्यूमर पे आता है, ठीक है। तो जब तक कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचता, तब तक ये जो सेलर क्या करते हैं, कंपेंसेट कर लेते हैं टैक्स को। जो टैक्स उन्होंने आगे पे किया होता है ना और सामान खरीदा होता है, वो टैक्स का भार वो किस पे डालते हैं, कंज्यूमर पे डालते हैं। एंड जो उन्होंने जीएसटी पे किया होता है गवर्नमेंट को, वो अपने पास रख लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। मतलब जो जीएसटी उन्होंने पे किया होता है वो खुद के पास रखकर बचा हुआ जीएसटी जो है वो किसको दे देते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं। सो ऐसा करते करते जो फाइनल जीएसटी का भार है वो किस पे आता है, कंज्यूमर पर आता है, ठीक है। आया समझ में, तो इन तीनों पॉइंट्स का ये मतलब था, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंडर कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं, ठीक है, आया समझ में। तो यहां पर सबसे पहले तो आ जाता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीजीएसटी। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसजीएसटी। फिर आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईजीएसटी, ठीक है। चार्ट के साथ इसे भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले सीजीएसटी, फिर आता है एसजीएसटी, फिर आता है आईजीएसटी, ठीक है। फुल फॉर्म में रीड आउट कर लेती हूँ। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब तीनों में डिफरेंस क्या है और मतलब क्या है, तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की, ठीक है। तो सीजीएसटी वाला टैक्स जो है वो स्टेट के पास जाता है, ठीक है। एसजीएसटी वाला टैक्स स्टेट के पास जाता है, एंड सीजीएसटी वाला टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। ये वाला टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है एंड ये वाला टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है।
इतना समझ में आया। अब यहाँ पर मेन जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है, अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एक ही स्टेट के अंदर अंदर पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मध्य प्रदेश एक स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में जबलपुर से भोपाल तक अगर कोई सामान आ रहा है या कोई सर्विस दी जा रही है, फिर भोपाल से इंदौर तक दी जा रही है, मतलब एक ही स्टेट में अलग अलग जगहों में गुड्स एंड सर्विसेज पास ऑन हो रहे हैं, तब जाके ये दोनों टैक्स लगेंगे, दोनों लगते हैं, ठीक है, आया समझ में। एंड दोनों का ही परसेंटेज जो है वो सेम रहता है, ठीक है। तो SGST जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है एंड CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। आपने देखा होगा अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो, ठीक है, तो रेस्टोरेंट में अगर आपने डिनर किया 500 रुपए का, ठीक है, 500 रुपए का डिनर किया, तो उसमें लिखा होता है CGST, अगर आपने गौर बिल में देखा होगा कि CGST 1% लगा है एंड SGST भी 1% लगा है, ठीक है, आया समझ में। तो 500 का 1% कितना हो जाएगा, 500 का 1% मतलब 5 रुपए जो है वो CGST लगे हैं एंड 5 रुपए जो है वो SGST लगे हैं, तो इन टोटल बिल आपका हो रहा है 510, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर ये जो 5 रुपए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, ये जो 5 रुपए हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे एंड ये दोनों ही टैक्स तब लगते हैं जब एक ही स्टेट के अंदर अंदर गुड्स एंड सर्विसेज पास ऑन हो रहे हों, ठीक है, क्लियर हुआ। एंड वहीं पे अगर हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करें तो ये डायरेक्टली किसको पे किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं रहता, ठीक है, पूरा पूरा पैसा जो है, पूरा पूरा टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। एंड ये टैक्स तब लगते हैं जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक गुड्स एंड सर्विसेज पास हो रही हों, ठीक है, आया समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये 3 तरीके के टैक्स से रीड आउट करना है, क्या रीड आउट भी कर लेते हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट इज द GST लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय द सेंटर। क्या बोला जा रहा है, ये किसको पे होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड इसको इंट्रा स्टेट बोला जा रहा है। देखिए ये भी इंट्रा स्टेट है, ये भी इंट्रा स्टेट है, CGST भी इंट्रा स्टेट है, SGST भी इंट्रा स्टेट है, लेकिन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो ये इंटर स्टेट है। इंट्रा एंड इंटर दोनों के नाम में डिफरेंस है, इंट्रा एंड इंटर। इंट्रा मतलब क्या है, इंट्रा मतलब एक ही स्टेट में पास ऑन होना, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर अंदर जितने भी लोकल एरियाज है उनमें पास ऑन होना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ही, ठीक है। लेकिन इंटर मतलब क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, ठीक है, आया समझ में। तो इसका क्लियर मतलब यही है, ये वाला टैक्स जो है वो इंटर स्टेट टैक्स है, एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज पास ऑन करते हैं। लेकिन ये जो दोनों टैक्स है वो इंट्रा स्टेट है, एक ही स्टेट के अंदर अंदर हम अलग अलग जगहों पे अगर गुड्स एंड सर्विसेज पास ऑन करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो यही तक था हमारा टॉपिक, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हो, पूरे अच्छे से एक एक लाइन को, एक एक डिटेल को हमने एग्जाम्पल के साथ समझा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।